जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, अभी नेपाल की आग ठंडी भी नहीं हुई कि फ्रांस के अंदर भी उसी तरह की घटना हुई। यानी 9 सितंबर को फ्रांस के प्रधानमंत्री सदन में ये बात रखते हैं कि फ्रांस की माली हालत बहुत खराब है और हमें कटौती करनी पड़ेगी, और एक ही दिन के अंदर इसका विरोध होता है और पूरे फ्रांस को जाम कर दो, रोक दो। ये मुहिम शुरू होती है और पूरे फ्रांस के अंदर लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं एक ही दिन के अंदर, और जिनको कंट्रोल करने के लिए 80,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की जाती है। और इस विरोध प्रदर्शन से पहले ही वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। 2 साल में 5 प्रधानमंत्रियों का बदल जाना, वो भी फ्रांस जैसी कंट्री के अंदर, ये क्या सामान्य परिस्थितियां हैं? अभी 8 तारीख को गुजरे हुए केवल 4 दिन हुए हैं, और इन 4 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं, पहली नेपाल की, दूसरी फ्रांस की और तीसरी इजराइल की, जिसके विषय में भी आपको जानना जरूरी है। इजराइल ने कतर पर हमला किया, और जहां उसे शक था कि हमास के आतंकी ठिकाने हो सकते हैं, आतंकी हो सकते हैं, वहां उसने हमला किया। जबकि ये घटना केवल कतर के साथ नहीं की, उसने 6 देशों के अंदर एक साथ उसने हमले किए हैं, और यहां तक कि उसकी जिम्मेदारी भी ली है और कहा है कि अब हमास के आतंकी जहां भी होंगे हम यही दोहराएंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी है, भारत पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाता है और आतंकवादियों का सफाया करता है। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया? अगर भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो फिर निशाने पर पाकिस्तान की सेना होनी चाहिए। लेकिन भारत कहता है कि हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक की, यानी हमने पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो आतंकवादी हैं, छुपे हुए हैं, हमने उनको टारगेट बनाया। और इसी तरह की कयावत इस समय पर इजराइल कर रहा है। कतर पर और 6 अन्य देशों पर जो उसके अटैक है 72 घंटों के अंदर, वो इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि किसी दूसरे देश की सीमा के अंदर घुसकर भी अपने दुश्मन का सफाया कर लेना चाहिए। और इसकी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान और कई मुस्लिम देश अब एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। सनातनीय घटनाक्रम क्या आपको छोटा लगता है? इतनी तेज गति से इन सब चीजों का होना, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। अब तक इस पूरे विश्व की परिस्थिति के अंदर बड़े राष्ट्र और उनके राष्ट्राध्यक्ष ही अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। अभी तक इसी तरह की परिस्थितियां चल रही थी। लेकिन अब इस परिस्थिति के अंदर जो एक नया मोड़ आया है कि आम जनता भी अब इसमें शामिल हो गई है। देश की सीमाओं के बाहर निकल करके भी अब हमले होने लगे हैं। अपने दुश्मन को किसी भी स्तर पर जाकर खत्म कर दो, ये नीति अब अगर लागू हो गई है तो इसके भयानक परिणाम आप समझ सकते हैं क्या होंगे। इसीलिए सनातनियों, जब मैंने इस पूरे घटनाक्रम का आकलन किया था, ज्योतिषीय आकलन किया था, और आपको लगभग 1 महीने पहले जब वीडियो दिया था, उस समय मेरा आकलन बिल्कुल यही था कि परिस्थितियां 8 सितंबर के बाद बहुत तेजी से बिगड़ेंगी, और इतनी तेजी से बिगड़ेंगी कि 1 साल के अंदर अंदर पूरा विश्व इसकी चपेट में होगा। अभी केवल 4 दिन बीते हैं और 3 घटनाएं हमारे सामने हैं। ऐसे में आने वाले समय के अंदर और क्या क्या घटनाएं होती हैं, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप लोगों के साथ साझा करना आवश्यक है। वर्तमान के अंदर जिस तरह से परिस्थिति बड़े लेवल पर बिगड़ रही है, उसी तरह से छोटे लेवल पर भी अब परिस्थितियां जरूर बिगड़ेंगी। यानी बेरोजगारी की समस्या, रोजगार जाने की समस्या, व्यापार के ना चलने की समस्या, आर्थिक मंदी की समस्या, अराजकता की समस्या, कट्टरपंथी विचारधारा के पनपने की समस्या, ये बहुत सारी समस्याएं ऐसी होंगी जो एक साथ हमारे सामने आएंगी। और सरकारों के सामने दुविधा क्या होगी
कि हम किस मोर्चे पर जाकर के किस चीज को संभालें। छोटी सी चीज की भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी, इस बात की गंभीरता को आप जरूर समझ लीजिए। यानी सरकार किसी भी तरह का थोड़ा सा भी परिवर्तन करेगी और उसका इतना व्यापक प्रभाव होगा कि जिसकी सरकार कल्पना भी नहीं कर पाएगी। अब इस बात को एक थोड़े से गंभीरता के साथ समझिए। जो परिस्थिति आज हमारे सामने है, चाइना इसको बहुत पहले ही समझ चुका था और इसीलिए उसने अपने देश में कभी भी विदेशी कंपनियों को फेसबुक, यूट्यूब, इनको कभी एंट्री नहीं दी। यहां तक कि अपने ऐप बनाकर टिकटॉक जैसे उसने पूरे विश्व के अंदर उनको पॉपुलर किया, ताकि इन ऐप के जरिए वो संपूर्ण डाटा कलेक्ट कर सके, लोगों की फीलिंग्स क्या है और वो किस तरह से अपनी चीजों को ले रहे हैं। ये सारा डाटा यदि उनके पास होगा तो वो जिस देश के साथ जैसी परिस्थिति पैदा करना चाहेंगे वो करने में कामयाब जरूर होंगे। नेपाल की घटना को भी आप अमेरिका और चीन के बीच की एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर देख सकते हैं। नेपाल में जो हुआ वो नेपाल की घटना नहीं है, उसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय समीकरण भी है। लेकिन ये कब कामयाब हुए? ये तब कामयाब हुए जब इनके पास वहां की पब्लिक का डाटा था। यानी हमारी सोच, हमारी प्राथमिकता किस तरफ जा रही है, अगर ये स्पष्ट आकलन सरकारों के पास हो तो सरकार फिर चाहे जैसे परिणामों को घटित करवा सकती है। इसीलिए भारत के अंदर भी यह घटनाक्रम बढ़े, इसकी संभावना बढ़ती है, क्योंकि भारत के लोगों की सोच, उनकी व्यवहारिकता, ये सारा का सारा डाटा इन कंपनियों के पास है। चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो यानी एक्स हो, या फिर फेसबुक हो, हर कंपनी के पास हमारा डाटा है और इतनी बेहतर तरीके से वो हमारी नब्ज को समझते हैं कि हमें कब कौन सी चीज के प्रति उकसाया जा सकता है। ऐसे में सनातनियों, असंतोष की भावना यदि भारत में पनपी और अगर इसको काउंटर करने की परिस्थिति पैदा हुई तो फिर एक परिस्थिति भारत के अंदर पैदा होगी जिसका आकलन आज कोई लगा नहीं पा रहा है। यानी भारत के अंदर भी अगर इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई, सरकार के खिलाफ अगर आक्रोश पैदा हुआ, तो यहां पर एक घटनाक्रम और होगा और वो होगा सांप्रदायिक दंगे। यानी सांप्रदायिकता को इस तरीके से भारत के अंदर चैनलाइज किया जाएगा कि परिस्थितियां और बिगड़े। और इस काम को करने में विदेशी ताकतों को जरा सी भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि किन इलाकों के अंदर कितने लोग किस तरह के रहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है और उनके बीच में जो मैसेज फॉरवर्ड होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ऐसे में कुछ फेक एआई जनरेटेड मैसेज उन इलाकों में यदि फैला दिए गए तो परिस्थिति को भड़कने में जरा भी देर नहीं लगेगी। इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए। अब एक बात को जरा ध्यान से समझिए। आप कोई भी ट्वीट करते हैं या कोई भी पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर, आप सोशल मीडिया कैंपेनिंग वाली कंपनियों के साथ मिलकर के अपने उस पोस्ट को वायरल कराने के लिए कोशिश करते हैं। यानी आपका कोई पोस्ट है, वीडियो है, वो रातों रात पॉपुलर नहीं होता है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और एल्गोरिदम काम करता है, उसके बाद ही वो चीज जाकर पॉपुलर होती है। लेकिन ऐसा आखिर क्या है कि इस तरह की पोस्ट रातों रात वायरल होती है और परिस्थिति नेपाल जैसा रूप ले लेती है? तो इस बात की गंभीरता को भी समझिए। आपके वीडियो किन लोगों को दिखाने हैं, आपके मैसेजेस किस जगह सर्कुलेट होने हैं, ये आप तय नहीं कर सकते। ये तय करती है सोशल मीडिया कंपनी। और अगर मान लीजिए सोशल मीडिया कंपनी को कोई चीज प्रमोट करनी है तो वो उस पर्टिकुलर मैसेज को एल्गोरिदम के हिसाब से हर व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचा देती है। और यदि करोड़ों लोगों के मोबाइल पर अगर वो चीज वायरल हो रही है तो फिर उसका एक्शन तो आना तय है। इसीलिए एक ही रात के अंदर ये परिस्थितियां ऐसे ही नहीं बनती हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम करता है। आप सोचिए, एक मैसेज होता है फ्रांस के अंदर कि सब कुछ रोक दो,
और एक दिन के अंदर अंदर लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो अब बताइए, वो मैसेज जो किया गया उसको लाखों लोगों तक सर्कुलेट करने का काम आखिर किया किसने? आपका कोई एक मैसेज तो लाखों लोगों तक रातों रात नहीं पहुंचता है, सरकार का मैसेज भी नहीं पहुंचता है। डिजिटल अरेस्ट होते हैं, उसके संदर्भ में, साइबर फ्रॉड के संदर्भ में सरकार इतनी चेतावनी देती है, वो मैसेज तो रातों रात सर्कुलेट नहीं होते पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि चुनाव के समय कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जो एआई के माध्यम से बनते हैं और फिर सर्कुलेट किए जाते हैं। सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए कि वर्तमान के अंदर सोशल मीडिया एक हथियार के रूप में यूज किया जा रहा है, और ये वो हथियार है जो हमारे दिमाग को कंट्रोल भी करता है और हमारे दिमाग को कंट्रोल करके हमसे वही कार्य कराने की ताकत रखता है जो आपसे करवाना चाहते हैं। इसीलिए इस वर्तमान समय की गंभीरता को समझिए, ये बुद्ध तत्व का एलिमेंट है जो इस समय ब्रह्मांड में काम कर रहा है। तो जितनी विकृति हम अपनी बुद्धि की इस समय पर देख सकते हैं, उसकी चरम सीमा हम इस वर्तमान समय के अंदर देखेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया पर फैल रहे किसी भी मैसेज को अपने जहन में बिठाने से पहले ये जरूर समझ लीजिए कि ये जो मैसेज इस समय आपके पास आया है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। अगर वही मैसेज आपको सोशल मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी के किसी समाचार चैनल पर दिखाई दे, प्रिंट मीडिया अर्थात आपके अखबारों में भी वो खबर हो, तो ही आप समझिए कि वो मैसेज ऑथेंटिक है। यानी इस समय पर तीन तरह के संचार माध्यम हमारे बीच में है, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक सोशल मीडिया। अगर तीनों जगह पर कोई मैसेज सर्कुलेट हो रहा है तो ही आप उस पर भरोसा करें, अन्यथा आप उस पर भरोसा ना करें, चाहे वो किसी भी सोर्स के माध्यम से आप तक मैसेज क्यों ना पहुंच रहा हो। अगर हम केवल इतनी सी बात का ध्यान रख लेंगे तो सोशल मीडिया एक हथियार के रूप में भारत में इस्तेमाल कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप केवल यूट्यूब पर, फेसबुक पर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई वीडियो है, कोई कंटेंट है या कोई मैसेज है और उसको सच मान करके आप फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, तो यहां आप भी उस अपराध के अंदर भागीदार जरूर बनते हैं। इसीलिए उस मैसेज को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चेक कीजिए, क्या किसी न्यूज चैनल पर वो बात कही जा रही है या किसी प्रिंट मीडिया में भी वो बात छपी है। अगर ऐसा है तभी वो खबर ऑथेंटिक है और तभी आप उसको आगे सर्कुलेट कीजिए। ये एक सावधानी हमें जरूर रखनी पड़ेगी, अन्यथा बहुत बड़ी तकलीफ में भारत भी आ सकता है। लेकिन सनातनियों, वास्तविकता में होता क्या है, जैसे ही सोशल मीडिया पर आपके पास कोई मैसेज आता है, आपको लगता है जैसे सबसे पहले एक नया मैसेज तो आपके पास ही आया है। अब आप वहां से उठा करके उसे अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं, और उस ग्रुप में भी कुछ आप जैसे लोग होंगे, वो भी सोचते होंगे कि मैं अपने सर्कल के अंदर सबसे पहले ये मैसेज लोगों तक पहुंचाऊं ताकि लगे कि देखो मैं कितना एक्टिव हूं। और इसी तरह से एक पैनिक क्रिएट होता है और एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जिसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी प्राथमिकता को समझिए, अन्यथा नेपाल जैसी घटना, फ्रांस जैसी घटना भारत में करना कोई बड़ी बात होगी नहीं। सनातनियों, ये बात मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि हम अपने विवेक का इस्तेमाल कर सके। वर्तमान परिस्थितियों में कौन सा तत्व क्या काम कर रहा है, उसकी वजह से हमारे सामने कैसी परिस्थिति पैदा होंगी, उस परिस्थिति के अंदर हमको क्या करना चाहिए, इसका आकलन ज्योतिष के आधार पर, सनातन सूत्रों के आधार पर, वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए आपके सामने एक सॉल्यूशन रख रहा हूं कि कभी भी किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले इन तीन पैरामीटर पर चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं। ये तीन का कॉम्बिनेशन अगर इस जगह भी आप अप्लाई कर लेंगे तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने देश को भी सुरक्षित जरूर कर पाएंगे। क्योंकि सनातनियों, आने वाले समय के अंदर इस विश्व के अंदर अलग अलग लेवल पर युद्ध होंगे, सेनाओं के लेवल पर भी होंगे, राजनीतिक लेवल पर भी होंगे, आध्यात्मिक लेवल पर भी होंगे,
सामाजिक लेवल पर भी होंगे, आर्थिक लेवल पर भी होंगे और सोशल मीडिया के लेवल पर भी होंगे। यानी हर तरफ से चौतरफा प्रहार हम लोगों के ऊपर किया जाएगा ताकि परिस्थितियां विकट हो। क्योंकि एक मानसिकता इस दुनिया के अंदर और काम कर रही है और वो ये कि इस धरती पर जो 800 करोड़ लोग हैं, इसकी धरती पर जरूरत नहीं है। इसीलिए 800 करोड़ लोगों में से जितने लोगों को खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, हमें वही करना चाहिए। और इसीलिए एक ऐसी आइडियोलॉजी भी दुनिया में काम कर रही है जो दुनिया की आबादी को कम करना चाहती है। इसीलिए इस गंभीरता को समझिए कि वर्तमान का समय इतना भीषण है जिसकी बारीकी को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप खुद शिकारी के जाल में फंसेंगे और आप खुद शिकार बन जाएंगे। इसीलिए सनातनियों, बड़ी गंभीरता से मैंने आप लोगों के सामने बात रखी है जिसका ध्यान आपको अक्षर अक्षर रखना है। ये मात्र 1 से 2 साल का समय है। इस 1 से 2 साल के अंदर ही जो कुछ होना है वो हो चुका होगा। 1 साल में जो खतरनाक स्थितियां बननी है वो बन चुकी होंगी और उसके 1 साल के बाद में यानी कि 2026 तक विश्व के अंदर ये सब परिस्थिति बन चुकी होंगी और 2027 में हम इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलें, इस पर विश्व चिंतन मनन जरूर कर रहा होगा। इसीलिए सनातनियों, इस वर्तमान समय की गंभीरता को समझिए। एक एक बात मैं स्पष्ट तौर पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि समय रहते आप अपनी सुरक्षा कर सकें, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, अपने राज्य की, अपने भारत देश की और अपने विश्व की सुरक्षा कर सकें। इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में आपको मैं और आकलन क्या दूं, मुझे नहीं पता। समझदार को इशारा काफी होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी समझदार हैं, इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों पर पैनी नजर भी रखेंगे और अपने बिहेवियर को सनातन के आधार पर परिभाषित भी करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।